बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही सबसे पहले कुछ बात करेंगे हम आज के शो में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए हम शामिल करने वाले हैं। एज़ यूजुअल हम कुछ मौसम की भी बात करेंगे, शहर की अहम खबरें भी डिस्कस होंगी और फिर कुछ बात होने जा रही है आज किस तरह से आप लोगों की पहचान कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मुश्किल काम बल्कि मुझे तो आजकल ये नामुमकिन भी किसी तरह से नज़र आना शुरू हो गया है। खैर, कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप अपने रिश्तों को खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं। आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। जी, तो मौसम की कुछ डिटेल्स हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि हम हर रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइम मौसम कैसा रहेगा। और आजकल तो बारिश की भी बातचीत की जा रही है, बारिश भी हमने देखा, तो मुख्तलिफ औकात में आज मौसम कैसा रहेगा, कुछ डिटेल्स मौसम की मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है सुबह 9 बजे टेम्परेचर क्या था, आप देख सकते हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर, और इसके साथ साथ विंड स्पीड 6 किलोमीटर और ह्यूमिडिटी 90% रिकॉर्ड की गई थी। और इसके बाद अब 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। अगर आप 12 बजे के लिए कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड क्लाउडी, और इस वक्त भी हमने बाहर देखा सुबह सूरज भी नज़र आ रहा था, कभी बादल भी नज़र आए थे, और 12 बजे भी क्लाउडी होगा और इसके साथ साथ विंड स्पीड होगी 90 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 76% रिकॉर्ड की जाएगी। 12 बजे के बाद 3 बजे का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड पार्शली क्लाउडी, विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर और फिर ह्यूमिडिटी 67% रिकॉर्ड की जाएगी। अभी हमारे साथ जीशान होंगे, उनसे जान लेते हैं इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है। जी जीशान। पहले की तरह मौसम आज भी उसी पैटर्न पे चलता रहेगा, उसी पैटर्न को देखा गया है क्योंकि सर्दी की शिद्दत वैसे ही बरकरार रहेगी। जनवरी का महीना जो है वो चल रहा है और इस महीने में सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो आज के रोज़ भी वही सूरत हाल देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से वो 93% किया गया है, जो कि इस चीज़ का भी इंदिया दे रहा है कि आज के रोज़ भी गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज के रोज़ भी ये सिलसिला जो कि हल्की बारिश का है वो भी हो सकता है जारी। इस हवाले से तैयारियां भी करनी पड़ेंगी और इसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा कह दें हवा की रफ्तार जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। तो मौसम जो है वैसे ही सर्द रहेगा, कोई मौसम में खासी तब्दीली नहीं देखी जा रही। ताहम बादल जो हैं वो भी सूरज के साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी रखेंगे। और ख़ास तौर पे धुंध की बात की जाए तो धुंध भी आज के रोज़ लाहौर को अपनी लपेट में लेकर रखेगी। ख़ास तौर पे सुबह और शाम के औकात में ये सिलसिला देखा जाता है और इसके साथ साथ इस हवाले से शहरियों को भी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे बात की जाए रोड यूज़र्स की, जो रोड्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के लिए, गाड़ियों को चलाते हैं, तो उनको भी इस मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे गाड़ियों के इंडिकेटर्स भी ठीक रखने पड़ेंगे, उनको सही करना पड़ेगा ताकि गाड़ियों में जब वो सफ़र करते हैं रोड्स पे तो इंडिकेटर्स का इस मौसम में जो है ठीक होना लाजमी है। तो इस हवाले से ये तैयारियां करनी पड़ेंगी। और क्योंकि सर्दी की शिद्दत वैसे ही बरकरार है तो शहरियों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, इसके साथ साथ खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी करना लाजमी है ताकि वो सर्दी की शिद्दत का मुकाबला कर सकें। तो इसके हवाले से जो मौसमी सूरत हाल है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो हवा की कह दें कि स्पीड के हवाले से बताई गई है, तो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड किया गया कि आज हवाएं 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती रहेंगी। क्योंकि सर्द मौसम है और धुंध भी वैसे ही बरकरार रहेगी, तो इस हवाले से तमाम तर तैयारियां शहरी इस मौसम को। ठीक है जीशान, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और शहर का मौसम अभी कैसा है और कैसा रहेगा आपने हमें बताया। आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं कुछ शहर की सूरत हाल। टॉप स्टोरीज में आपको बताऊंगी। आज की पहली खबर लीड स्टोरी है हमारे पास। चोरी रोकने में नाकामी पर प्रेशर कम किया गया, गैस की किल्लत मसनूई होने का इंकशाफ।
कोरोना ने मजीद 9 अफराद से जिंदगी छीन ली। 366 नए मरीज, शहर में केसेस 70,000 से तजावुज कर गए। 5 इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला। और ना ऐलान ना इश्तिहार, मनपसंद भर्तियों से खजाने को 1 अरब से जायद का नुकसान। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे और कुछ आपके मसाइल उजागर भी करेंगे और आवाज पहुंचाएंगे हुकाम बाला तक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आज की टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान भाई, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर ये है कि हमें हर तरफ शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ परेशान बल्कि एहतजाज पर भी हमें नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोग परेशान हैं कि हम बिल भी जमा करा रहे हैं, गैस भी नहीं आ रही है और अंदर मामला क्या निकला है, गैस चोरी रोकने में नाकामी पर प्रेशर कम किया गया, गैस की किल्लत मसनूई होने का इंकशाफ हुआ है। मतलब इन लोगों का काम, इन इदारों का, इन महकमों का आवाम को फैसिलिटेट करना है, जिसकी मद में आवाम पैसे भी पे करती है और यहाँ पर ये इंकशाफात हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल शाहिद सिप्रा ने जो खबर दी है, बिल्कुल मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि सुई नॉर्दर्न गैस के जो 2 शोबाजात हैं, जिसमें एक तो डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा जो शोबा है UFG, उसकी आपस में सर जंग जो है उसके बायस ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि चोरी में नाकामी पर जो है वो प्रेशर जो है वो हमेशा कम किया जाता है। अदरवाइज़ तो हमेशा हमने जब भी कोई सॉर्ट किया, कोई इंटरव्यू किया या कोई स्टेटमेंट सुनी सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से, तो यही हमेशा चीज़ सामने आई कि जी सर्दियों में चूँकि तलब और रसद जो है उसका जो है उसको देखते हुए गैस प्रेशर जो है वो कम किया जाता है। सो ये तो अजीब सी सूरत हाल है जिसमें यह बयान किया जा रहा है कि गैस चोरी जो है तो हमें तो तसल्लियां ये दी जा रही थी जैसे LNG आएगी गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। आप मजे की बात ये देखें कि सर्दियों में एक तो गैस भी नहीं आती, ठीक है, और जब चूल्हे ऑन किए जाते हैं तो उसमें हवा का प्रेशर जो है वो आता है और बिल जो है वो भी ज्यादा आते हैं। मतलब सारिफ को गैस भी नहीं मिल रही और बिल भी वो पहले से ज्यादा पे कर रहा है। तो इसका खमियाजा जो है वो एट द एंड किसको भुगतना पड़ रहा है? सारिफ को भुगतना पड़ रहा है ना। अब दोनों शोबों के इस बहस के दरमियान जो चीज़ सामने आई है वो खुद इंकशाफ कर रहे हैं कि जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी जो लाइनें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं और जब प्रेशर से उसमें गैस गुजरती है तो वहाँ पर लीकेज होती है। और दूसरी चीज़ आ गई गैस चोरी की। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, वहाँ पर भी गैस चोरी जो है वो होती है, घरेलू सार्व जो है वो भी कर रहा है, कमर्शियल जो है वो भी कर रहा है। तो तमाम तर चीज़ें जो हैं इनके अलग-अलग विंग्स हैं जो कि कार्रवाइयाँ भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। जब इनको पता है कि गैस चोरी हो रही है तो अभी तक ये इस चीज़ को इमरान भाई, अब मैं इस मामले की तरफ आ जाऊंगी। ये नाकाम है, इनकी गफलत है, इनकी नाअहली है जी। इसका खमियाजा क्यों लोग बेचारे भुगत रहे हैं जो कि घरों से बाहर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं? हर इलाके में हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। अब ये गफलत कहें, नाकामी कहें, नाअहली कहें या फिर अपने लोगों को ही छुपाया जा रहा है, जो अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं उनको सेव किया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब अवाम को फैसिलिटेट किसने करना है, इनका एहतसाब किसने करना है, इनसे जवाब किसने तलब करना है कि भाई अगर आप बिल ले रहे हैं तो कम से कम अवाम को तो फैसिलिटेट आप ही नहीं करना है। देखें होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। जो सूरत हाल है यहाँ पर वो डिपेंड करती है पॉलिसीज़ पे कि आपकी पॉलिसीज़ क्या है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो दूसरा शोबा है UFG, उसके दरमियान ये जो बहस हो रही है, क्या मीडिया तक ये बात आई है तो जो आला हुक्काम है क्या उनको इस चीज़ का इदराक नहीं होगा? उन्हें नहीं मालूम होगा कि एट द एंड हो क्या रहा है और खमियाजा जो है वो भुगत कौन रहा है? आम सारे भुगत रहा है। जिस बेचारे को गैस भी नहीं मिल रही और वो बिल जो है वो भी कई गुना ज्यादा पे कर रहा है। ये इस खबर में इस चीज का भी इंकशाफ हो रहा है कि इनकी लाइनें जो हैं वो बोसीदा है, जिसको इन्हें बदलना चाहिए था, नहीं बदला गया। हमेशा मौसम सरमा जब आता है गैस का प्रेशर भी कम होता है और शहरियों के लिए गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी की जाती है। बल्कि अभी रिसेंटली हमने ये खबर भी डिस्कस की थी कि बाकायदा तौर पर सुई नॉर्दर्न गैस जो है उसने वक्त मुकर्रर कर दिया है कि अब गैस की लोड शेडिंग जो है वो हुआ करेगी। मतलब लाइक इकबाल टाउन के एरिया में की मैं बात करूँ, चूँकि मैं वहाँ का खुद रिहायशी हूँ, तो वहाँ पर रात आपको 9 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद
आपको 2 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। ये लोड शेडिंग है। इस टाइम में आपको गैस नहीं मिलेगी। सुबह आपको नॉर्मल गैस जो है उसकी फराहमी होती है, लेकिन वो भी कम होती है और बिल जो है वो भी ज़्यादा आते हैं। बात ये है कि सुई नॉर्दर्न गैस को पता है कि हर साल ये सूरत हाल होती है, तो आप सर्दियों की प्लानिंग पहले क्यों नहीं कर लेते? अब देखें ना, हम बात ये नहीं कर रहे कि तलब और रसद की वजह से गैस जो है वो नहीं मिल रही। यहाँ पर बात हो रही है गैस चोरी की, गैस लीकेज की और बोसीदा लाइनों की। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो बेहतर किया जा सकता है। ये चीजें जो है, अगर सुई नॉर्दर्न गैस इस पर अमल दरामद नहीं कर रही तो हम यही कहेंगे ना कि इनकी तमाम तर पॉलिसियां जो है वो नाकाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ नाकाम है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये गैस लीकेज के जो मसाइल हैं, वो सीधा पाइपलाइंस के मसाइल हैं, ये हम तमाम गर्मियों में कर रहे होते हैं कि हमने ये कर देना है, सर्दियों के लिए हमने ये तैयारी की है। ये मसाइल आपको नहीं लगता तब हल होने चाहिए? देखिए, इनके पास फंड्स की कमी भी नहीं है, इनके पास फंड्स की कमी भी नहीं है। या हुकूमत की जानिब से इन्हें ये जो बोसीदा लाइनें हैं इसको तब्दील करने के हवाले से कोई रुकावट भी नहीं है, ये कर सकते हैं। खुद मान रहे हैं ना कि बोसीदा लाइनें हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का जो शोबा है वो ये बयान कर रहा है कि जी हम गैस प्रेशर से देंगे ताकि सारिफ को गैस मिले। अब जो यूएफजी है, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट है ये, और ये कह रहे हैं कि जी हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? जब आप गैस प्रेशर के साथ देंगे तो जो हमारी बोसीदा लाइनें हैं उससे गैस की लीकेज बढ़ेगी। और दूसरा, अगर हम प्रेशर के साथ गैस देते हैं तो जो कमर्शियल सारिफ है जो बिजली चोरी कर रहा है, वो इस चीज को मान रहे हैं कि जो कमर्शियल सारिफ है जो बिजली चोरी कर रहा है वो सारी गैस ले जाएगा और जो घरेलू सारिफ है उसको गैस नहीं मिलेगी। मतलब ये वो चीजें हैं जो इनको पता भी है कि ये खराब है और खराबी की तरफ जा रही हैं। हम इनको बेहतर कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा। करेंगे क्या? ऑब्वियसली सारिफ को बिल भेजेंगे। जिसको बिल 300-400 रुपए महाना या 500 रुपए महाना आता था उसको 1800 रुपए 2000 बिल जो है वो सर्दियों में आएगा, बल्कि आ भी रहा है। सारिफ को बिल ऐसे ही आ रहा है सर्दियों में ना। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की बजाय ना कोई बेहतर पॉलिसी बना रहे हैं और फिर आपस में अभी फिलहाल ये नजर आ रही है, शायद सिप्रा साहब ये भी खबरें रिपोर्ट कर रहे थे कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, कम से कम गैस चोरों को पकड़ लें। जिनके घर गैस नहीं आ रही वो क्या करें? मुझे अब सवाल मैं इनसे ये करता हूं कि ये कंप्रेसर यूज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मुझे ये बताएं कि एक सारिफ, एक छोटी सी बात मैं ये करता हूं, एक सारिफ जिसको गैस नहीं मिल रही, अगर वो कंप्रेसर यूज करता है, कंप्रेसर से आपको पता है कि हवा, गैस भी आएगी और हवा भी आएगी, ठीक है, और उसका मीटर भी चलेगा। मतलब वो कंप्रेसर यूज कर रहा है तो आपको उसके बदले उसका बिल, आप बिल पे करना ही करना है। जो गैस चोरी कर रहे हैं फिर वो लोग ठीक हैं क्या? जो गैस चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे, और आप ये भी बता रहे हैं कि जी गैस चोरी भी हो रही है जिसकी वजह से प्रेशर कम है, हमारी लाइनें भी बहुत सीधा है और चोरी भी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जी प्रेशर जिन इलाकों में कम है उनका पुरसाने हाल कौन होगा? हालात आपके सामने हैं, अंदर के मामलात खराब नजर आ रहे हैं, प्लानिंग इस पे कोई नहीं की जा रही है। मुझे बार बार शाहिद सिप्रा साहब कहते हैं जी LNG अगर आ गई तो लाहौरियों को गैस मिल जाएगी। ये मसला एक अपनी जगह हो गया। अब ये ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट जो है ना, मैं इस गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करूं, व्हाटएवर वो फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, जब आप कुछ ऑल्टरनेट पब्लिक को देते हैं ना, फिर अल्लाह के हुक्म से हमारे यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि आप वो ऑल्टरनेट भी जो है ना वो आवाम की पहुंच से बाहर कर देते हैं। आप LNG की बात करते हैं, जब LNG आएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। हम ही रिपोर्ट कर रहे होंगे कि जी LNG जो है वो नायाब हो गई, रेट बढ़ गया, जितना हो गया। अब दूसरी चीज ये देखें कि लोग क्या करेंगे, अगर कोयले की तरफ जाएंगे, लकड़ी जलाने की तरफ आएंगे तो उसके रेट जो है वो भी आप रिपोर्ट कर रही होती है कि वो कहां पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज ये भी है ना कि अगर LNG आ जाती है तो फिर आप ये इंश्योर कराएंगे कि गैस चोरी रुक जाएगी। गैस चोर अगर उसी तरह से मुतहरिक रहेंगे तो किल्लत का सामना, तो सीधा लाइनें चेंज कर देंगे, उस दौरान लीकेज होती रहेगी, गैस चोरी होती रहेगी। शहरियों को मिल रहा है तो आप अपने सिस्टम को बेहतर कर लेंगे। बेहतर आप चोरी रोक रहे हैं या वो सीधा लाइनों को चेंज कर रहे हैं, फिर तो आवाम चले खमियाजा भुगत लेगी ना। यानी LNG आ भी जाए तो मसला जूं का तूं रहेगा, क्योंकि गैस चोरी में नाकामी हमेशा रहेगी, लीकेज के मसाइल हमेशा रहेंगे, तो फिर अवाम को इसका फायदा नहीं होने वाला।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारे पास है, शहर में कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम बार बार एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। लोग अपने मामलाते ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक चला रहे हैं, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि बार बार जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, कुछ नया नहीं है, हम वो चीज़ें अपनाने को तैयार क्यों नहीं है, किसी किस्म का खौफ लोगों में क्यों नहीं है, क्या कहेंगे इमरान भाई आप? देखें जी, जो रिपोर्ट है कोरोना के हवाले से, उसमें पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो लाहौर शहर है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि ये दूसरी वबा है और दूसरा लहर है और अभी तक लोग जो हैं वो इस चीज़ को, मैं तो यही कहूँगा कि सीरियस जो है वो नहीं ले रहे। और वाकई हम डेली बेसिस पे फील्ड में होते हैं, आप यकीन जाने लोगों ने बिल्कुल तर्क कर दिया है मास्क का इस्तेमाल। जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक 24 घंटों में पूरे पंजाब में 365 केसेस जो हैं 665 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से लाहौर जो है वो 366 केसेस हैं 24 घंटे में जिसमें रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी बिना पर यह कहा जा रहा है कि लाहौर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि लोग जो हैं वो इस सूरत हाल को जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। और आप लिटरली हम डेली बेसिस पे जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोग अब मास्क का इस्तेमाल ही नहीं करते, ना सैनिटाइजर को यूज कर रहे हैं और एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं। से भी समझने की जरूरत है कि हमारे अपने घरों में बच्चों ने सभी ने स्कूल जाना है और कुछ ही दिनों में बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम खुद एक चीज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस बना लेंगे, रूटीन बना लेंगे, तो बच्चे इस तरह से हैं कि जो देखते हैं वो खुद ब खुद बच्चों की आदत बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम खुद ही नहीं करेंगे तो बच्चे किस तरह से इन चीज़ों को बिल्कुल आप यकीन जाने कि जो अभी भी बच्चे जो हैं वो मुझे ज़्यादा इस सूरत हाल को अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अभी भी मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ मिलाने से इज्तनाब कर रहे हैं। बच्चे अभी भी मास्क यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब उनसे मैंने भी कई बार किसी छोटे बच्चे को अगर सलाम किया तो वो ऐसे हाथ रख के यहाँ आगे बाजू जो है वो एल्बो जो है वो कर देता है हाथ मिलाने के लिए। हमारे घर में बच्चे मतलब छोटी सी 2 साल की बच्ची जिसको ये पता है कि अगर कोई मास्क लगा रहा है तो इट मींस कि वो कहीं जा रहा है और उसको जाने की तैयारी जो है पता चल जाती है कि ये जाने की तैयारी हो रही है। मतलब बच्चे इन चीज़ों को इतनी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। लोग जो हैं उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि ये दूसरी लहर जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। पहली लहर में तो यकीन जाने के जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, अब जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें दोबारा से शुरू होना जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। हमें जो है इस चीज़ को अभी भी समझना चाहिए कि अगर हमें बिल्कुल ही इस कोरोना वबा से छुटकारा हासिल करना है तो हमें SOPs पर जो है वो अमल दरामद करना होगा। गवर्नमेंट अपने तहत तो हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रही है। देखें वैक्सीन जो है उसके भी ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं और तमाम तरह SOPs जो है वो गवर्नमेंट लागू करवाने की कोशिश कर रही है। अब शहरी चाहते क्या है कि दोबारा गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन कर दे। आपने शहरियों की बात की तो एक जो आम तासुर मैं सुनती रहती हूँ लोगों का वो ये है कि जी इससे कुछ नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी ऐसी है, हमारी इम्यूनिटी वैसी है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमने नौजवान सेहतमंद लोग भी देखे जो इससे मुतासर हुए। एहतियात खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाता है कोविड तो आपको इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। हमारे सामने डिफरेंट मिसालें भी आती रहीं। अभी कल हमने ये चीज़ डिस्कस की कि CM साहब का 21 रोज बाद कोरोना टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया था और आज हमारे पास खबर ये है कि टेस्ट उनका नेगेटिव आया है और CM साहब जो है वो रुबाई सेहत है। मतलब कुछ लोग 10 दिन में रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग 20 दिन में कर जाते हैं। एहतियात है सिर्फ, इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। और इसके अलावा हम ये चीज़ बार बार आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर आप एहतियात करें। कम अज़ कम मास्क का इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। सेकेंडली, अगर बाहर से कहीं आप आए हैं तो घर आते ही आप सबसे पहले हाथ धो लें। अपने साथ साथ आप अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं। जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं इमरान भाई कि बच्चों को ऐसा को इतना फ़र्क नहीं इससे पड़ता, लेकिन बच्चे अगर कैरियर होंगे, घर में जो बड़े और बूढ़े लोग हैं उन्हें वो मुतासर कर सकते हैं। देखें ना, जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बेहतर है, इन लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या वो इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि वो कैरियर नहीं बनेंगे? बिल्कुल। क्या वो इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि वो किसी और को
ये मर्ज जो है ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई नहीं ये गारंटी जो है वो दे सकता है। किसी ना किसी तरीके से आप किसी चीज़ को छू रहे हैं या वट एवर, वो बर्तन है, कपड़े हैं या कुछ और भी चीज़ है, तो ऑब्वियसली ये आपकी पूरी फैमिली में जो है वो फैल सकता है। और अगर पूरी फैमिली में नहीं तो जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से मिल रहे हो, ये उनमें भी ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है। तो खुदारा आप इस मर्ज़ में मुब्तला हों, उससे बहुत बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें। अभी ये वबा जो है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, इसका डर जो है वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गवर्नमेंट जो है वो ये कहती रही है, बरमला इज़हार करती रही है कि पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया इस वबा से निकलने के लिए, और जिसको पूरी दुनिया में सताइश की निगाह से देखा गया कि किस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी लोगों ने इस वबा से इतनी जल्दी छुटकारा जो है वो पाया है और किस तरह सूरत हाल बेहतर हुई है। तो इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो दिखाना होगी। मैं बार बार यही कहूँगा जो है वो देखें अपने, क्या अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन कर देगी, लॉकडाउन लगा देंगे गवर्नमेंट ना। आपके घर में आकर तो नहीं आपको बता सकती कि आपने बच्चों को ये सिखाना है, आप खुद अगर बाहर जा रही हैं तो आपने ये एहतियात करनी है। तो ये वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर ये है, 5 इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का इस खबर में नाम भी शामिल है। गुज़श्ता रोज़ आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की सूरत हाल भी दिखाई। शहर में बारिश के बाद ये वो इलाके हैं जहाँ के मसाइल कभी भी हल होने को नहीं आते। इस वक्त भी स्क्रीन पर मनाजिर आप देख सकते हैं, गुज़श्ता रोज़ के मनाजिर हैं। इमरान भाई क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरत है इन इलाकों में ये सिस्टम अपग्रेड करने की, और 1 अरब 60 करोड़ रुपए इस पे लागत भी आएगी? देखें जी, ये सिर्फ 5 इलाकों का मसला नहीं है, बल्कि लाहौर के जितने भी निशेबी इलाके हैं और लाहौर में 5 इलाकों पे नजर करम से ही चलें। अभी आप बेफिक्र रहें, अभी ये सिर्फ PC1 जो है वो बनाया गया है, आपने होप, और उम्मीद जी बिल्कुल। और इन इलाकों में जो वाटर टैंक बनाए जाने हैं उनकी तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। तो अभी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, अल्लाह खैर करे। हम तो इसमें भी खुश हो जाते हैं, किसी ने सोच लिया है, किसी ने नज़र-ए-सानी कर लिया है, लोगों को पता, किसी को चल गया नज़र-ए-सानी तो हर गवर्नमेंट करती है। आपको मैं कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ हक़ाइक़ यहाँ पर रखना चाहता हूँ जिससे काफ़ी मसाइल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर शहर में बारिशी पानी को महफूज रखने के लिए सिस्टम जो है वो बनाया गया था। जो लाइनें बनाई गई थी, आप यकीन जाने वो लाइनें जो रेन वाटर ड्रेन्स थी उनको सीवरेज में जो है वो तब्दील कर दिया गया, और जिनमें बारिशी सड़कों पर जमा होने वाला बारिशी पानी उन ड्रेन्स में जाके फिर वो पार्क में जाना था या वट एवर वो ज़मीन में जाना था, जहाँ भी जाना था या उसको महफूज करना था, उसके बदले वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी जो है वो उन ड्रेन्स में जो है वो दौड़ रहा है। खैर उसके बाद आप सूरत हाल ये देखें कि हमारी जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो सड़कों से ऊपर हो गई हैं, सड़कें जो हैं वो नीची हो गई हैं। इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि शहर में जी रेन वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, और एक अच्छी मिसाल जो है वो हमने वो ज़ू की बैक साइड पे जो देखी है वहाँ पर भी मौजूद है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी काविश है। यहाँ पर बात जो है वो ये की जा रही है कि 5 इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला जो है वो किया गया है। इसमें सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवरेज सिस्टम जो है आपको वो भी बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी बोसीदा लाइनें जो हैं वो भी तब्दील करने की ज़रूरत है। मतलब आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट जो है वो सड़कों की तामीर पर ज़्यादा तवज्जो जो है वो दे रही है। ये तो किसी चीज़ की तरफ जो है वो मतलब तवज्जो जो है वो कमी इनकी नज़र आ रही है। बहरहाल ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि ये अपने दौरे हुकूमत में इन मंसूबों को मुकम्मल नहीं तो कम से कम शुरू कर दें ना, सिर्फ ये फाइलों तक महदूद ना रहें, क्योंकि ऐसे कई मंसूबे हैं जिनका डिसीजन तो ले लिया जाता है लेकिन वो फाइलों तक महदूद रहते हैं और एतराज़ात लगते हैं, PC1 बनते हैं, PC2 बनते हैं, और फिर इनको माहिरीन जो है वो नहीं मिलते, फिर बाहर से लाने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे फैक्ट हैं जिनको बहुत जल्द जो है वो ये है एक बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है जिन पर जल्दी वर्किंग होना और फिर काम होता भी। अब आप ये देखें ना, सबसे पहला नाम जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का लिया जा रहा है। आप यकीन जाने वहाँ पर बारिशी पानी जितना इकट्ठा होता है उसको महफूज करने की जरूरत है। निकलता नहीं है, जमा रहता है, निकलता नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल क्या हैं वो सभी शहरियों को ऑलरेडी पता है। अगली खबर शामिल कर लेते हैं। ऐलान ना इश्तिहार, मनपसंद भर्तियों से खजाने को 1 अरब से जायद का नुकसान। कहां कहां खजानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इस पर अफसोस की बात तो ये है ना तो कोई ऐलान किया गया है ना ही कोई इश्तिहार दिया गया है। माली साल 2019-20 में प्रोजेक्ट पोस्टों के नाम पर चहीते अफसरान को लाखों रुपए तनख्वाहें
दी जा रही हैं, मेरिट कहाँ गया? ये महकमा ख़जाना की ऑडिट रिपोर्ट है, महकमा ख़जाना की ऑडिट रिपोर्ट है। अब आप ये देखें, मुझे अच्छे से याद है, मुझे इस वजह से याद है कि ये ख़बरें जो हैं वो मैंने दी हैं। जब साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो तब इसी गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि अपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी, उसकी जानिब से ये कहा जाता था कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपने चहीतों को नवाजती है, मनपसंद भर्तियां करती है, डबल तनख्वाहें जाता था, कहाँ गया मेरिट? बिल्कुल, डबल तनख्वाहें जो हैं वो दी जाती हैं। और अब आपका अपना महकमा खजाना ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अब होगा क्या, जिन लोगों की जाली भर्तियां हुई हैं या गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं, आप सिर्फ उनको फारिग करेंगे। ओ भाई, जिन्होंने ये की हैं, जो लोग उनमें मुलव्वस हैं, आप क्यों उनको निशाने इबरत नहीं बनाते ताकि कोई दूसरा अफसर जो है वो इसके खिलाफ ना चल सके। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें काम नहीं करने देती, हमारे साथ चलती नहीं है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो किस तरह आवाम से किए गए वादों को पूरा करेगी। एक तरफ तो आप ये राग अलापते हैं ना, तो दूसरी तरफ महकमा खजाना की ऑडिट रिपोर्ट खुद ये इंकशाफ कर रही है कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सबको पता है कि ये गवर्नमेंट जब इक्तदार में आई है, और मैं बरमला इज़हार करता हूँ इस चीज़ का कि इन्होंने खुद अपने लोगों को नवाजा है, इन्होंने ज़ाती पसंद पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो लगाए हैं, और फिर उनकी कारकर्दगी क्या रही है, उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख ले, छुपी रह भी नहीं सकती। कौन सी बेहतरी आई है, कौन सी बेहतरी आई है, बताएं ना। यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तमाम वज़रा से रिपोर्ट मांगी कि भाई आप पंजाब गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट पहले सबमिट करवाएं, तमाम वज़रा, कि आपने क्या बेहतरी जो है वो की है। और आप यकीन जाने मुश्किल से 3 से 4 वज़रा थे जिन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है, बाकी किसी वज़ीर ने रिपोर्ट ही नहीं जमा करवाई। मतलब कुछ होता तो वो बताते ना कि हम क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। जिन लोगों से वोट लिए हैं या जिस अवाम ने आप पे एतमाद किया था, आप किस हद तक उनको रिलीफ जो है वो दे पाए हैं, कभी दे ही नहीं पाए ना। और अब ये सूरत हाल सामने आ गई है कि खजाने को 1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। कौन इसका जवाब दे? अब ये लाखों रुपए जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, इस पे भी क्या कोई पूछने वाला नहीं है? और फिर आप नवाज रहे हैं अपने चहीते अफसरान को लाखों रुपए, ना तो मेरिट को देखा जा रहा है, ना तो कोई ऐलान भी नहीं है, इश्तिहार भी नहीं है। या तो ये होना कि आप कहते हैं कि कोई जी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, ना कोई इस पर पूछ रहा है, मतलब फिर इसको क्या कहें? ये सबकी मिली भगत है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मतलब ये महकमा ऑडिट ने खुफिया तरीके से इनको बेनकाब, खुफिया तरीके से ये जो भर्तियां हो रही थी इसको बेनकाब किया ना। कहने का मकसद ये है कि देखें ये जितनी भी गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं ना, अब क्या होगा इस पे अगर वज़ीर आला साहब या प्राइम मिनिस्टर जो है वो नोटिस लेते भी हैं तो क्या करेंगे? वो जो गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं उनको ओहदों से हटा देंगे, या जो तनख्वाहें दी गई हैं, वो एक्स्ट्रा तनख्वाहें दी गई हैं, वो वापस ले लेंगे। मुझे ये बताएं कि ये फिर जिन लोगों ने ये डिसीजंस लिए हैं उनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे? बिल्कुल, उनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे, ताकि आने वाला कोई अफसर, चाहे वो ग्रेड 20 का है, 21 का है या ग्रेड 18 का है, वो ऐसी कोशिश जो है वो करने का सोच भी ना सके। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अब ये निशानदेही तो की गई है, एक चीज सामने आ गई है, इस पर फिर आगे अमल किस हद तक होता है, किस तरह इसको रोका जाएगा, इस पर प्लान क्या किया जाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ, आप जानिएगा हेडलाइंस, जिसके बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात की थी कि आज हम बात करने वाले हैं, ऑल दो जो मुझे सबसे मुश्किल चीज़ आजकल के दौर में लगती है, इंसान की पहचान। आपके घर में बहुत सारे अफराद रह रहे हैं, आपके अपने ही बहन भाई हैं, आपके अपने ही रिश्तेदार हैं, लेकिन पहचान आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। आप जब भी किसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे होते हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर शादी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखा यह जाता है, हर किसी की ख्वाहिश ये होती है फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी हो, दोस्ती कर रहे हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन इंसान की पहचान किस तरह से की जाती है, कैसे परखा जाए कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है? मुनाफिकत हर जगह हमें नज़र आ रही है, डबल फेस लोग। मुझे नहीं समझ लगती कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम किसी की पहचान कर सकते हैं। तो जब मुझे नहीं समझ लगती, मेरी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम जान सकें कि अच्छा इंसान कौन हो सकता है, पहचान इंसान की क्या हो सकती है। इसी पे हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, किसी भी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, उस्तादों के उस्ताद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हमेशा इनकी बात बहुत वजन भी रखती है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? मुझे तो ये बहुत मुश्किल चीज़ लगती है। अच्छा देखिए, मैं इस टॉपिक पे डायरेक्ट जाने से पहले
एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझें कि हम लोगों को परख के उनकी नीयत को जांच के कोई फैसला करने लगे। ये वाज़ह कर दूं कि इंसान क्या है, नीयत से क्या है, ये तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल। लेकिन हमें मापने के, जांचने के, समझने के मुख्तलिफ पैमाने हैं और वो पैमाने हमें बनाने पड़ते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में जब हमने फैसला करना होता है। मिसाल लीजिए, आपने देखना है कि ये मेरा ड्राइवर होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि इसको गाड़ी चलानी आती है, एक चीज, फिर इसका रवैया और मिजाज रोड पे कैसा है, रोड पे कैसा है, ये बिल्कुल। कैसे बिहेव करता है किसी सिचुएशन में, जब इसको कोई क्रॉस कर जाता है, जब अचानक इशारा बंद हो जाता है, या फिर इसको कह लीजिए को हॉर्न करता है, ये कैसा बिहेव करता है। तो वो बिहेवियर और वो स्किल, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कहेंगे अच्छा ड्राइवर है। अच्छा, इसी तरह आपने फैसला करना है कि मैंने इसके साथ मिलके पार्टनरशिप से कोई कारोबार करना है। आप देखेंगे ये कैसा है, पैमाना बनाएंगे। मैं बताना चाहूंगा वो पैमाने जो पहले से मौजूद हैं वो बड़े मजे के पैमाने और बड़े ही उसमें गहराई है। सही। कहा जाता है कि आपने अगर किसी को मापना है, जांचना है, परखना है तो उसके साथ सफर करके देखें। सही। अच्छा, सफर एक ऐसी चीज है जिसमें सोबतें आती हैं, चैलेंज आते हैं, मसाइल आते हैं और सम टाइम आपको कुछ शेयर करना पड़ता है। वो पानी हो सकता है, खाना हो सकता है, बिस्तर, सीट हो सकती है। तो वो जो शेयरिंग है, शेयरिंग में बंदा खुल के सामने आ जाता है बंदा कैसा है। फिर किसी एक खास सिचुएशन में आना, को बड़ा डिसेंट बना हुआ है, वो नहा धो के परफ्यूम लगा के आया हुआ है। सफर में कई ऐसे वक्त आते हैं जब वो एक्सपोज हो जाता है, उसकी जो लेयर चढ़ी हुई वो हट जाती हैं। दूसरी बात कही जाती है उसके साथ खाएं, खाना खाने से पता लग जाता है। अब वो खाना खाने में क्या होता है, खाना खाने में बाज लोगों में लालच और भूख बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अगर वो अपने लालच और अपने भूख को कंट्रोल ना कर सकें, इसका मतलब वो अच्छा शख्स नहीं है। कोई भी शख्स अगर वो अपने अंदर के नफ्स की जो हालतें हैं उसको कंट्रोल नहीं, लगाम नहीं डाल सकता। सही। कहा जाता है अगर उसका नजर पे कंट्रोल नहीं है, फीमेल्स में बड़ी कॉमन डिस्कशन हो रही होती है कि ये बंदा जो है नजर का ठीक नहीं है। वो नजर का क्यों ठीक नहीं है, उसका इख्तियार नहीं है, अपनी ही नजर पे इख्तियार नहीं है। तो वो ऐसे देखता है कि फौरन फीमेल को फौरन पता लग जाता है बंदा ठीक नहीं है। इसी तरह खाना खाने में आप देखिएगा बाज लोग अच्छी अच्छी बोटियां डाल लेते हैं, अच्छा खाना पहले डाल के अपने पास रख लेते हैं। ये एक बड़ी निशानी है कि बंदा जब शेयर करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा, तो इसमें लालच बहुत ज्यादा है। फिर कहा जाता है कि आप उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत वर्त के देख लें। ये जो इंडो पाक में आपको रसूमो रवाज मिलते हैं, शादी से पहले के रसूमो रवाज, वो रसूमो रवाज जिसे वर्तना कहते हैं और वर्तने कहते हैं, वो वर्तने भी परखने के लिए। सही। मसलन आप वर्तते हैं मेहंदी पे या वर्तते हैं, आप उससे पहले शबरातों पे वर्तते हैं, आप उससे पहले ईदों पे वर्तते हैं, आप खुशी गमी में वर्तते हैं, मंगनी पे वर्तते हैं। उस वर्तने में पता लग जाता है कि लोगों का मिजाज और लोगों का रवैया क्या है। अब आप एक शख्स को समझना चाहें जो परखने के जरा साइकोलॉजी पे जाएं और थोड़ा लॉजिक पे जाके बात करें, तो इंसान जो है वो सिर्फ उसको लमसम एक इंसान नहीं कहा जा सकता, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। मसलन उसके अंदर दिल है। सही। कहते हैं यार दिल का बड़ा अच्छा है। दिल का कौन अच्छा होता है, जो कुर्बानी देता है। बिल्कुल सही। दिल का कौन अच्छा होता है, जो दिल से साथ चलता है। दिल का कौन अच्छा होता है, जो दिल से प्रेज करता है, जो किसी का एहसास करता है। फिर कहा जाता है ये बड़ा समझदार बंदा है। अच्छा, समझ जो है वो दिमाग से जुड़ी हुई है, माइंड के साथ जुड़ी हुई है। समझ का मतलब है ये कैलकुलेशन अच्छी कर लेता है, ये अंदाजे अच्छे लगा लेता है, तहमीनी अच्छे लगाता है और अपने एनालिसिस की बेस पे कोई फैसला करता है। हम कहते हैं बड़ा समझदार है। फिर कहते हैं चालाक बड़ा है। चालाकी उसकी मानी जाती है कि जो स्ट्रेटजी बनाता है, जो पूरी गेम प्लान करता है, जो बाहर बैठ के सोचता है किसी सिचुएशन से कि अगर मैं ये करूं तो ये होगा और ये होगा तो फिर ये करेंगे। वो जो पूरी स्ट्रेटजी बना लेता है, और ये स्ट्रेटजी बनाना बड़ी जहानत की अलामत है कि बंदा बड़ा जहीन है। बिल्कुल ऐसे आप नोट कीजिएगा, हमें सुनने वाले अगर कोई मेल है और मेल अगर याद करे, उसने अगर आर्मी के टेस्ट दिए, उसको ISSB कहते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बोर्ड जो होता है, वो जो ISSB का टेस्ट है उसमें मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं। उस सिचुएशन में कुछ बंदे, कुछ सामान हवाले किया जाता है और कहा जाता है तुमने वहां पहुंचना है। सही। वो जो स्ट्रेटजी बनाता है बंदा, जो लीडर होता है, उसकी स्ट्रेटजी से पता लगता है इसमें स्ट्रेटजी की जहानत कितनी है। बिल्कुल। ये कैसे लोगों को साथ देके चलता है, इसकी लीडरशिप कैसी है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है परखने में, समझने में कि कोई शख्स कैरेक्टरफुल कितना। ये बड़ी एक अहम चीज है। इसको हमें मुख्तलिफ जगह पे जांचना पड़ता है। मसलन कैरेक्टरफुल बंदा, अगर रिश्तेदारी करनी है, आपने देखना है कैरेक्टरफुल कितना है, तो आप देखिए उसके बारे में इर्द गिर्द के लोग, मोहल्लेदार क्या राय रखते हैं। ये याद रखिएगा, जो लोग अच्छे ना हो, मोहल्लेदारी में बड़ी जल्दी एक्सपोज रहते हैं। सही। मोहल्लेदारी एक कमाल की चीज है। यानी मोहल्लेदारी में, क्योंकि जो बंदा साथ वाले घर में इतने सालों से रह रहा है और लोग उससे बड़े खाइफ हैं,
वो अगर किसी के साथ बिस्तर शेयर करेगा, रिश्तेदारी भी करेगा तो खराबी करेगा। बिल्कुल सही। तो मोहल्लेदारी से पता लग जाता है, फिर पता लगता है कि वो अपने कोलीग्स में कैसा है। बिल्कुल। सिटी 42 में फर्ज करते हैं किसी लड़के का यहाँ रिश्ता होना है, तो अगर यहाँ कोलीग से पूछा जाए तो वो उसके बारे में जो राय देंगे वो बड़ी मजबूत राय होगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ उसे बिहेव करते मुख्तलिफ सिचुएशंस में देखा हुआ है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसके कोलीग से पता लग जाता है। फिर करैक्टर का एक बड़ा जो पुराना फलसफा, करैक्टर का मतलब है मौका हो और वो बंदा मौका उसको ना ले। सही। यानी सामने पड़े हुए हैं हराम पैसे पड़े हुए, वो नहीं उठाता, वो उसके अंदर खौफे खुदा है या चले सोशल प्रेशर है, तो कोई ना कोई किरदार उसका जरूर है जिसकी बुनियाद पे वो सामने पड़ी चीज को अवेल नहीं कर रहा। अच्छा, फिर किरदार क्या है? किरदार ये है कि वो कभी कभी अपनी नफी कर सके, वो अपने आप को हम्बल करे, वो माजरत कर सके, वो सॉरी कर सके, उसे शाइस्ता तरीके से बिहेव करना आता हो। देखें, हाँ और ना दोनों के कहने का तरीका बड़ा मैटर करता है। अच्छा, फिर अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर आपने देखना है कि कोई कैसा है, तो फिर एक सिचुएशन बनाते हैं, उस सिचुएशन में उस बंदे के पास पूरा पूरा इख्तियार है आपको डैमेज करने का, सही, उड़ा के रख देने का, और ये आप प्रोफेशनली बड़ा देखोगे ऐसा होता रहता है, ज्यादा, बिल्कुल। और आपको वो माफ कर दे, आपको वो कजन कज दे, आपकी कमजोरी को दुबा दे, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ी बात है, उसको तो तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर आपकी कमजोरियां ढूंढने का फन होता है, बिल्कुल, वो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, अच्छा फिर उसका वो नाम रखते हैं, वो कहते हैं जी हम तो लोगों को बता रहे हैं कि वो बचे, बिल्कुल, असल में वो उनका हसद होता है, बिल्कुल सही। यानी हासिद अपने हसद को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो बंदा अपने हसद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो रिलेशनशिप में बड़ा बुरा होता है। याद रखिएगा, रिलेशनशिप कुर्बानी, दरगुजर, माफी का काम है। अगर किसी के अंदर दरगुजर, माफी और अपने हसद पे काबू पाना नहीं है, वो रिलेशनशिप में कभी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो आपने बता दिया कि हम किस तरह से इंसान की पहचान कर सकते हैं। एक इंसान में इन सब चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई दिल का अच्छा है, वो दूसरों के लिए दर्द दिल रखता है, तो सम टाइम हम देखते हैं कि वो उतनी अच्छी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, उसका दिमाग नहीं इतना अच्छा चलता। हम किस तरह से इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि ये शख्स हमारे लिए, अगर हम दोस्ती करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, या अगर हम रिश्ता करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है, या अगर हम कारोबार करने जा रहे हैं तो कम अज़ कम ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा? देखें, एक बात बड़ी तयशुदा है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। हम अगर कहें कि जी कोई स्किल्स में अच्छा है, मुमकिन है एथिक्स में अच्छा ना हो। कई लोग एथिक्स में बड़े अच्छे होते हैं, स्किल्स में अच्छे नहीं होते। कई लोग प्रोफेशनली बड़े अच्छे होते हैं, घर में अच्छे नहीं होते। कई लोग घर में बड़े बीबी होते हैं और वो प्रोफेशनली अच्छे नहीं होते। तो ये सारी की सारी चीजों का मजमुआ ही इंसान है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी तयशुदा हैं। देखें, कोई किसी का बुरा होना शायद इतना मैटर नहीं करता, बदनाम होना बड़ा मैटर करता है। अच्छा, बदनाम होने का मतलब है कि उसे अपनी बुराई और अपने बुरे फेल से शर्म नहीं है। बिल्कुल सही। ये बात बड़ी अपना पक्का कुलिये की शक्ल में सामने रखने कि अल्लाह भी पर्दा डालने को पसंद करता है, बिलाशुबा। और अगर एक शख्स ने अंत मचाया हुआ है और तबाही फेरी हुई है, तो फिर अल्लाह की काइंडनेस क्या करेगी? अल्लाह चाहता है कि वो छुपे, उसकी बदी छुप जाए, उसके गुनाह छुप जाए, उसकी गलतियां छुप जाएं। लेकिन अगर उसको खुद शर्म नहीं है तो फिर क्या होगा? वो एक्सपोज होने लग पड़ेगा। यानी अल्लाह की रहमत होने के बावजूद उसका एक्सपोज हो जाना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें कहीं ना कहीं उसका अपना को फेल पोशीदा है, उसको जान या समझ नहीं रहा। तो अगर किसी के बारे में हवा अच्छी नहीं है, अक्सरियत की राय अच्छी नहीं है, उसे अवॉइड करें, उसे बचना चाहिए। फिर आप अगर उसके साथ कोई वास्ता पड़ता है सिचुएशन में, अच्छा मुख्तलिफ सिचुएशंस में बंदा रिएक्ट करता है, बिल्कुल वो जो रिएक्शन है उससे पता लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी के घर जाते हैं, किसी की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कि अपने मुलाजिमों के साथ सलूक कैसे करते हैं। बिल्कुल। क्यों? मुलाजिम बेचारा आप पे डिपेंडेंट होता है, उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं होती, वो बड़ी मजबूरी के साथ 15-20 हज़ार रुपए की या समटाइम काम वाली या 5-10 हज़ार की नौकरी कर, वो जो मजबूर है, वो डिपेंडेंट है, उसके साथ अगर आपका सलूक अच्छा नहीं है ना, आप अच्छे बंदे नहीं है। बिल्कुल। और अगर उसके साथ सलूक आपका बड़ा ही अच्छा है, बिल्कुल, और बड़ा पुराना मुलाजिम है, इसका मतलब आप जेंटलमैन है। जेंटलमैन होने की एक बड़ी निशानी पुराने मुलाजिम और पुराने रिश्तेदार और पुराने लोगों और पुराने दोस्तों के साथ वास्ता है। बिल्कुल। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग बड़े शॉर्ट टर्म रिलेशन में होते हैं, यानी उनका रिलेशन मुफाद की बुनियाद पे होता है। बिल्कुल। काम पड़ गया, कॉल आ जाएगी, उस वक्त वो टीसी करेंगे आपकी, काम खत्म हो गया तो आंखें यहां रखेंगे, गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो निभा करते हैं, तादेर निभा करते हैं, वो कुर्बानी देना जानते हैं, बिल्कुल, वो सेक्रीफाइस करते हैं, उनका रवैया अच्छा होता है, उन्हें दरगुजर करना आता है, उन्हें माफी देनी और माफी मांगनी आती है। ये दोनों काम बड़े इंपॉर्टेंट, माफी दे देना
और माफी मांग लेना अगर किसी को आता है वो जेंटलमैन। बिल्कुल सही अच्छा, बाकी देखें किसी खास सिचुएशन में किसी के एक अमल से कुल्ली तौर पे उसको गलत कह देना, ये बड़ा गलत है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आज का गुनाहगार कल का वली हो, तौबा कर ले। बिल्कुल सही। ऐसा मुमकिन है आज का बेवकूफ कल को अक्लमंद हो, क्योंकि वो लर्न कर ले। और ऐसा मुमकिन है आज जो बड़ा ज़हीन फतीन बड़ा कामयाब है वो कल को इबरत बनाओ। तो ये लाइफ बड़ी वेरिएबल है, इसमें कामयाब होके कामयाबी को संभालना उससे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही। तो ये कह लीजिए कि आप किसी भी शख्स को परखना है तो उस सिचुएशन में जाके देखिए। मैं वैसे एक प्रोफेशनल एक बात बताऊं आपको, मैं वो बच्चे जिन्होंने कहीं इंटर्नशिप या छोटी मोटी जॉब नहीं की होती वो किसी जॉब को फिर वैल्यू नहीं देते। बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी की भी पहली नौकरी से बॉस क्या है, एम्प्लॉय क्या है, प्रोफेशनल रिलेशन क्या, बड़ा कुछ बंदा समझता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोग प्रोफेशनल रिलेशन में होते हैं, वो पर्सनल में चले जाते हैं, वो जानने की खुरेदने की कोशिश करते हैं। उनका दिल करता है जी कौन है कैसे है। मैं अक्सर ये बात टीवी पे भी और अपनी वीडियोस में भी कहता हूं कि बीइंग अपने शोबे के एक्सपर्ट होने के नाते मैंने तय किया कि मेरी ये प्रोफेशनल लाइफ है जो पब्लिक में बतानी दिखानी जरूरी है। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी लाइफ है। बिल्कुल ऐसी मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता और मेरा पूरा राइट है कि उसको मैं शेयर ना करूं। यानी मैं ये फेम का बर्डन जो मैंने उठाया हुआ है ये अपने बच्चों को नहीं देना चाहता। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइएगा, हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छे लोग मिले, हम खुद अच्छा होने पर क्यों नहीं फोकस करते? ये बात उस तरफ आ जाती है कि सिर्फ आपने सब कुछ अच्छा चाहना है, अपने अंदर नहीं झांकना। खुद अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, ये ज़रूरी भी नहीं होता। अपने आप को अच्छा करके फिर अच्छे की तलाश में जाना कितना ज़रूरी है? अच्छा होना एक इंतखाब है, लेकिन अच्छा होते हुए भी आपको कुछ बुरे तजर्बे होते हैं, वो आपको स्मार्ट बनाने के लिए होते हैं। सही। यानी आप नेकी करके भी अच्छे से नेकी करना सीखते हैं। आप रिलेशन बना के भी, एक बड़ी मूवी अच्छी इंडियन मूवी, में नाम नहीं लेता उसका, लेकिन बड़ी वो लर्निंग से भरपूर मूवी है। उसमें एक बड़ा मारूफ अदाकार जो है वो साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है, तो वो एक फीमेल को सिखाता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुमने कभी कुर्सी खरीदी है, सोफा खरीदा? तो वो कहती है हाँ। तो उसने कहा तुमने कैसे खरीदा था? बैठ के देखा मुझे कंफर्टेबल कौन सा लग रहा है। उसने कहा इसी तरह आप देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और फिर समझ आती है किसके साथ रिलेशन बनाया जा सकता है, किसके साथ निभाया जा सकता है। बिल्कुल। ये जो एकदम से रिलेशन बन जाना ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आप परख ही नहीं सकते। बिल्कुल। और उसके नतीजे भी हमने देखे हैं, वो एकदम से रिलेशन फिर खत्म भी हो जाते हैं। एकदम खत्म भी हो जाता है। ऐसा ही है। मैसेज क्या होगा आपका देखने वाला? आज का सबसे अहम मैसेज ये है कि ये आज के प्रोग्राम से कहीं जजमेंटल ना हो बैठिएगा। हमें एक हद तक जजमेंटल होना चाहिए, हमें एक हद तक सीखने वाला, लर्न करने वाला होना चाहिए, लेकिन हतमी राय ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। हतमी राय को वक्त पे छोड़ना चाहिए। हमारी परसेप्शंस, हमारे अंदाजे, हमारे तहमीने होते वक्त के साथ साथ ये बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब आप श्योर हो जाए कि ये गलत है फिर अवॉइड करें। बिल्कुल ऐसे ये भी बड़ा जरूरी है कि गलत को बहुत ज्यादा डंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कुछ जगह ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा सड़क पे ना कुछ लोग झाड़ी रख देते हैं, यहाँ गटर है, बिल्कुल वो झाड़ी रखना निशानदेही करना इसलिए जरूरी है कोई और ना गिर जाए, कोई और ना गिर जाए। लेकिन वैसे ही खप डालते रहना, वहां खड़ी हो जाना। फर्ज करें गटर पे एक बंदा जॉब अपने काम को छोड़ के वहां खड़े हो जाए और पूरा दिन सिर्फ यही जॉब करे कि जी यहाँ गटर है, यहाँ पर गटर है, ये एक बड़ा गलत अमल है। आप अपनी एनर्जी को ऐसी जगहों पे जाया ना करें, आगे निकले, निशानदेही करें और तदारुक करके आगे निकल जाए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बातें आपने की। आई होप देखने वाले इसको सुनेंगे भी, अच्छी तरह से समझेंगे भी, और फिर जो एक चीज हमने अपना रवैया बना लिया है कि हमें सब अच्छा चाहिए, हम खुद क्या हैं इसको हम देखते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, अपने आप का एहतसाब करने को कोई तैयार नहीं होता। सब अच्छा तो चाहिए होता है, लेकिन खुद भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं स्पीच थेरेपी क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान नज़र आते हैं और कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, फ़लाँ का बच्चा इस एज में बोलना शुरू हो गया, फ़लाँ का बच्चा इस एज में बोलना शुरू हो गया। इसके लिए बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, इसकी बेसिक्स है क्या, और किस तरह से आप स्पीच थेरेपी को बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर शाजिया मकबूल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया
है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिक्स द चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ लाहौर है। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये जो टॉपिक जिसका हमने इंतखाब किया है इस पर बात करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा बहुत सारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो कई दफ़ा पेरेंट्स को ये गाइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी लेट बोले थे। हाँ। अब बच्चे की जो इश्यूज़ हैं वो दब जाते हैं। सही। एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि पेरेंट्स को स्पीच थेरेपी से भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा माइलस्टोन्स कब अचीव होते हैं। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 हफ्ते की उम्र में बच्चा अगर आपको इंटरेक्ट नहीं कर रहा, 6 हफ्ते का बच्चा, और आपकी बातों में ऊ आ नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि उस बच्चे का क्या इशू है, हैं जिनका पेरेंट्स को ख्याल रखना है, जिनका पेरेंट्स को ख्याल होना चाहिए। बाय 5 मंथ्स उनको इमिटेट करना चाहिए कि जैसे बच्चा ब्रू करते हैं तो पीछे आपके जवाब देता है कि नहीं। अगर वो ये नहीं दे रहा तो ये बात आपको सोचने ज़रूरी है कि क्या वो सुन रहा है। सही। और सुनने का पता तो इससे भी पहले चल जाता है जब आप दरवाज़ा ज़ोर से बंद करें तो आपका जो छोटा बच्चा होता है जो अभी चिले में होता है, जैसे बच्चा नहीं, वो देखना नहीं, वो डरता है, डर जाता है। बिल्कुल। और लोग इस चीज़ को भी उस तरह से नहीं, इम्पोर्टेंट, इतने छोटे बच्चे में भी पता लग जाता है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी हेयरिंग स्क्रीन आम नहीं हुई है न्यूनेटल एज में। वेस्ट में तो न्यूनेटल एज में हेयरिंग स्क्रीन आम है। हेयरिंग स्क्रीनिंग का मतलब है कि वो छोटे से पैदा होते ही बच्चों का ये देख लेते हैं कि वो हेयरिंग उनको इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो इसलिए ये इतनी छोटी उम्र में एक ये बात पता लग जाती है, और प्लस सोशलाइज करना। स्पीच इन इटसेल्फ अलोन इज नथिंग। स्पीच के साथ बहुत गहरा रिश्ता है सोशलाइज करने का, लैंग्वेज का, और बहुत सारी चीज़ों का। लैंग्वेज से मुराद ये है जब हम समझते और बोलते हैं। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। बोलते तो आप तोते को सिखा दें तो वो बोलेगा। जब हम स्पीच कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट मीन्स रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। सही। आप और मैं बात कर रहे हैं, हम आंखों में आंखें भी डाल रहे हैं, हम एक दूसरे की बात का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को सिखा दें कि ये कहो क्या हाल है, कैसा है, वो बोलता तो रहेगा बच्चा। और वो चीज़ अलामात सामने आती है हमारे ऑटिज्म में, ठीक है, या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में। स्पीच के अकेले इन इटसेल्फ सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसमें हम स्पीच थेरेपिस्ट शायद वो किसी और को ना भी रेफर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्टैमरिंग है, जिसके हम हकलानापन कहते हैं। सही। या तोतलापन कहते हैं, जिसमें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। अदरवाइज स्पीच का इतना ही गहरा रिश्ता है जैसे मेरे जिस्मानी अज़ू हैं या आपके हैं। सही। इतना ही गहरा रिश्ता इन तमाम का एक दूसरे से है। स्पीच, लैंग्वेज, आंखें, कान और तमाम ये सब चीजें हमने देखना है कि एक्टिव हैं। सिर्फ बात ही करना नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों का, जैसे अगर हम कभी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो साथ साथ एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे हमारी गुफ्तगू के तासुरात नजर आ रहे होते हैं, या आप मुस्कुरा रहे हैं या आप संजीदा हैं, ये चीज़ें भी नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कुछ एज की आपने बताई कि ये मरहले हैं जिस पर आपको बच्चे को नोटिस करना है। अब हम ये चीज़ें नोटिस तो कर रहे हैं, हमारा बच्चा छोटा है, हमने किस तरह से उसको तैयार करना है बोलने के लिए, ये भी बताइएगा। मैं उसको कंप्लीट कर लूँ जो मैंने अभी चूँकि 5 महीने पे रही थी। तो अगर हम 1 साल पे, जो एक आसान तरीका पेरेंट्स को याद रखने के लिए, 1 साल पे 1 लफ्ज़, 2 साल पे 2 लफ्ज़। 2 लफ्ज़ से मुराद है कि समझ के वो मामा बाबा के अलावा कुर्सी को कुर्सी समझे, ये समझे कि ये रोटी है, एक भी बोले तो मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है। और 2 साल की उम्र में वो 2 लफ्ज़ ज्वाइन करता हो। सही। रोटी दो, खाना दो, पानी दो। 3 साल की उम्र में 3 वर्ड्स फ्रेजेस कह सकता है। चलिए, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है, सभी लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ये हो रहा है और पेरेंट्स किसी भी पॉइंट पे समझते हैं कि नहीं हमारा बच्चा, हमसाये का बच्चा तो ये वाला चीज़ कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा, उससे कहीं पहले अगेन इवन इन शिक्म मादर ये कहा गया है कि आप कुरानी आयात पढ़ लें, नात पढ़ लें। जब वो बच्चे बड़े हुए, वो उन चीज़ों को सुन के सूद हो गए। गाने सुन ले, जैसा भी आपने वो किया, वो आपको कोई ड्रामा जिसकी आपको साउंड ट्रैक अच्छा लगा, वो भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बच्चों ने, विच मीन्स दैट दे कैन हेयर इवन एट दैट एज। ठीक है।
अब उसको जब हम उन बच्चों को ये कहते हैं तो आप स्टोरी सुनाना शुरू करें एज सून एज दैट। अब बच्चे से बातें करें एज सून एज दैट यू थिंक कि आपके बच्चे ने किक करना शुरू किया, ये पेरेंट्स के लिए खास तौर पे। और आपको पता है फीटल किक्स अराउंड 4-5 मंथ्स आती हैं जेस्टेशनल एज या प्रेगनेंसी में, तो आप उन बातें करना शुरू करें अपने बच्चे से। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। बेसिक्स चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत कम बातचीत इन पर की जाती है और ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आपने कुछ चीज़ें बताई कि ये बेसिक्स हैं जो कि आपने देखनी है कि 2 साल की उम्र में 2 वर्ड्स आपका बच्चा बोल रहा है, 3 साल, बिल्कुल। ये बताइएगा, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मजीद आगे कैसे। और हम ये बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी बच्चे सुनने लग जाते हैं, तो चाहे आपको लगे कि बच्चा, जब आप कह रही थी ना कि हम क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स, तो चाहे बच्चा बोल भी नहीं रहा और आपको लगता है समझ भी नहीं रहा, आप उसको बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दें। सही, रीड करें बुक्स, स्टोरी सुनाएं उनको, ताकि उनकी वोकैबुलरी हो। हमें समझने की ज़रूरी है कि वो चीज़ें सुन रहा है तो उसने क्या करना है। इसी तरह उनको उनके साथ सामने, यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, लड़ाई मत करें। अच्छा। कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई ऐसा चीज़ ना करें जिससे स्ट्रेस हो माँ को और बच्चे को। सही। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि फैमिली का माहौल अच्छा रखें। सही। अब ये बातें शायद अगर हम सिर्फ स्पीच थेरेपी की बात कर रहे हो तो नहीं, इसका स्पीच से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। इसका वो तमाम ताल्लुक हैं जो कि इवेंचुअली बच्चे के जहन पे असर डालते हैं। सही। तो जब बच्चा पैदा हो जाए, छोटी उम्र का हो, तब भी कि नहीं बच्चा तो छोटा है, लेटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी कह, नहीं करना। इसी तरह टीवी नहीं लगाना। अब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, यूके की बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 2 years नो स्क्रीन। डॉक्टर भाई यहाँ तो आम बिहेवियर है मदर्स का कि मोबाइल फोन्स बच्चों के हाथ में हैं और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन हमें नजर आ रहा है। मैं चाहती थी कि इस फोरम पे, चूंकि आई एम ग्लैड, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया, कि ये ज़रूर बताएं कि टीवी, मोबाइल, आईपैड, हर चीज़ बच्चे के लिए जहर कातिल है। और उसमें 2 years, 18 months to 2 years ये कहा जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें वालिद दूर हैं और वो चाहते हैं जी फ़ोन पे बात करा दें, उनकी शक्ल भी नज़र आए, तो वो अंडर पेरेंटल गाइडेंस वो कर सकते हैं। 2 to 5 years सिर्फ 1 घंटा। सही। और वो भी आपने ये देखना ज़रूर है कि क्या कंटेंट बच्चे देख रहे हैं। एंड ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इनसे ही बच्चों का मेक और ब्रेक स्टार्ट होता है। जब वो टू मच स्क्रीन मीडिया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं स्पीच डिले के, हमारा बच्चा नहीं बोल रहा, और हमारा बच्चा ये इसलिए नहीं बोल रहा, क्या हुआ है, 8 से 10 घंटे 6 महीने की उम्र से स्क्रीन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अच्छा। वो स्टार्ट होता है टिपिकली जब 6 महीने में, आपको पता है वीन करते हैं बच्चों को, दूसरी ग़िज़ा खिलाते हैं। ये खाता नहीं था तो हमने इसको मोबाइल देना शुरू कर दिया। वो बढ़ते 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 8 घंटे मेरे पास आए हैं, कभी वो 2 साल की उम्र में आते हैं, कभी वो 2.5 की उम्र में आते हैं, कभी वो 3.5 की उम्र, और वो स्क्रीन जारी होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे स्कूल्स में अब ये चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों को इंटरेक्टिव वॉल्स पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ें बच्चों पे इम्पैक्ट ज़्यादा करती हैं, बच्चे सीखते ज़्यादा हैं, और यही चीज़ें फिर बच्चे पेरेंट्स करते हैं कि जी अगर स्कूल्स में ये चीज़ें हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए, साउंड प्रोनाउंस कराने के लिए मोबाइल्स का, टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 वाज़े फ़र्क हैं। आपने खुद कहा इंटरैक्टिव, तो जब स्कूल में या पेरेंट कोई वो चीज सामने रखे, बुक की तरह उसको यूज करे, पेरेंट इज देयर टू गाइड द चाइल्ड, टीचर इज देयर टू गाइड द चाइल्ड। वो एक इंटरैक्टिव सेशन और स्टैटिक स्क्रीन में बहुत फर्क है। सही। आप ये कहें कि वो दे के बच्चे को बैठ जाए खुद ही सीख लेगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही। बहुत बच्चे इस प्रोनाउंसिएशन और कार्टूनिश लैंग्वेज के साथ आते हैं। बिल्कुल। They speak like a cartoon because वो इतना स्क्रीन देख चुके होते हैं कि वो अडेप्ट ही कर लेते हैं उसको। So this is also important कि आप उसका वाज़े फ़र्क बताएं पेरेंट्स को, उनको पता होना चाहिए कि क्या हम
बच्चे को इस हद तक कर सकते हैं। और वो भी अब स्कूल में तो आप देखें ना, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही, इंटरैक्टिव है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस चीज़ के को वाजे बताना चाहूँगी इवन टीचर्स को भी, कि जो ऑडियो पे कैसेट लगा देते हैं और बच्चे वो यहाँ पे म्यूट करके बैठे रहते हैं, बिल्कुल, दैट इज नॉट व्हाट इज ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आर इंटरैक्टिव, बिल्कुल। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो वेरी मच क्लियर है कि आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि हर दूसरे घर की कहानी आजकल यही नज़र आ रही है। डॉक्टर साहिबा, ऑटिज़म के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी आप इस पर भी बात कर लें। जो हमने पहले पैरामीटर्स की बात की ना, कि नज़र नहीं मिलाए बच्चा, अगर वो जो ना मिलाए 5-6 हफ्ते में बच्चा इंटरैक्टिव ही ना हो, आप उसको स्माइल करके देखें, वो वापस स्माइल ही ना करे, इतना अर्ली ऑटिज्म का पता लग जाता है। प्रोवाइडेड, अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट से वो कैसे फ़र्क है कि जो सुनते नहीं है बच्चे, वो जो सुन नहीं सकते हैं वो आपको स्माइल देंगे, लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो रेसिप्रोकल स्माइल नहीं देंगे। आप आंख में लाएंगे, वो इधर उधर देखेंगे। सही। वो टिपिकल बिहेवियर्स उनके होते हैं कि वो अपने, जिनको हम स्टीरियोटिपिक्स कहते हैं, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, या आपसे इंसानी आंख के साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन आप कोई टॉय देंगे, कुछ देंगे, वो फटाफट पकड़ लेंगे, तो उनको विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है। सही। इसी तरह अपने हाथ को ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, रिफ्लेक्शन के साथ खेलेंगे। लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि कई चीज़ें हैं जो 18 महीने का बच्चा वैसे भी अपने रिफ्लेक्शन के साथ, साए के साथ खेलता है, तो वो उससे डिफरेंट है। ये ना हो कि ये समझे आपके पेरेंट्स के ये चीज़ें हैं तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन अगर ये हैं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट के साथ रब्ता करें। सही। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहिबा आपका देखने वालों के लिए? एक, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज वन एंड ओनली मैसेज। द रीज़न कि जितना टाइम आप गुजारेंगे बच्चे को मोहब्बत मिलेगी, और बच्चा, और क्वालिटी टाइम। एक और चीज़ इस पे बता दूं, ये जो है ना कि जी वर्किंग मदर हैं तो टाइम तो नहीं ना गुजारती, वर्किंग मदर सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, क्योंकि जो उनके पास होता है वो कोशिश करती हैं कि वो बच्चों को गुजारें उनके साथ, और क्वालिटी टाइम गुजारें। तो जितना टाइम गुजरेगा उस बच्चे में कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, और ये डिफ़िकल्टीज़ एक दफ़ा माशाल्लाह बच्चा पैदा हो जाए तो मुझे पूछते हैं अक्सर लोग कि बिहेवियर्स कब बेहतर होते हैं। मैं कहा कभी बेहतर नहीं होते। 50 साल का बच्चा भी वैसे ही होता है अपनी माँ के लिए, लेकिन 21 साल 22 साल तक बच्चों की जो भी इश्यूज होते हैं, वो आप जब टाइम गुजारते हैं उनके साथ, क्वालिटी टाइम, तो बहुत सारी बच्चे चीज़ें शेयर करना सीख जाते हैं, और शुरू से उनको वो मोहब्बत और सिक्योरिटी का एहसास। बिल्कुल, और आप अपने बच्चे को खुद अपनी निगरानी में सब कुछ सिखाते भी रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी, तो माल का हाल तो आपने जान लिया। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बचत बाजार। तो आप बचत कैसे कर सकते हैं? शॉपिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां पर सेल लगी है वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहली जी है वर्दा प्रिंट्स। अगर आप यहां पर जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है हमारे पास लॉरेंसपुर, और यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है।
यंगजा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 60% ऑफ है। और इसके बाद अगला ब्रांड हमारे पास है जी फोकस, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। जी तो नाजरीन, आपने जान लिया किस तरह से आप बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है बीफ पर केजी, आप खरीद सकते हैं जी 450 रुपीज़ में, और इसी तरह से बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी। मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 1150 रुपए में, और इसी तरह से मटन मिन्स आप अगर खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं 1390 रुपए किलो में। जी तो इसके बाद चिकन के रेट भी मैं आपको बता देती हूँ। सरकारी रेट के मुताबिक जो जिंदा मुर्गी है मार्केट में अवेलेबल होगी 152 रुपीज़ में, और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 220 रुपए किलो में, 220 पर केजी। जी तो इसके बाद है हमारे पास एग रेट। सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 196 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप होलसेल से खरीदारी करना चाहेंगे 2 रुपए बचत कर सकते हैं। 194 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, और अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो यहाँ से आप 195 रुपए दर्जन 195 रुपीज़ में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। महंगाई की वजह से ओवरऑल लोग इतने परेशान नज़र आ रहे हैं कि जब भी कोई ग्रॉसरी करने के लिए जाता है और महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, महंगी चीनी खरीदनी पड़ती है, महंगे अंडे खरीदने पड़ते हैं, तो लोग बेचारे परेशान नज़र आ रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। मार्केट की सिचुएशन क्या है, किस कीमत पर चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं, और फिर लोगों के तासुरात क्या है। नबील की तरफ हम चलते हैं। जी नबील। जी अगर बात कीजिए फल और सब्जियों की कीमतों की तो गुज़श्ता दिनों की निस्बत सरकारी निर्खनामे में कमी वाक़या हुई है, लेकिन ओपन मार्केट में शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो चाइना की अदरक है वो 300 रुपये फ़ी किलो तक आज उसका रेट मुकर्रर किया गया, जबकि थाईलैंड की अदरक का रेट जो 310 रुपये, लेकिन दोनों आइटम्स जो हैं वो सरकारी रेट पर मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अगर देसी लहसुन और चाइना के लहसुन की बात कीजिए तो देसी लहसुन है उसकी कीमत 270 रुपये, जबकि चाइना के लहसुन की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मार्केट में आज अवेज़ा की जानी चाहिए, लेकिन इस रेट पर लहसुन दस्तयाब नहीं है। इसी तरह टमाटर, आलू, प्याज और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें भी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना है। अच्छा, मुझे ये भी नबील बताइएगा, चीनी महंगी हुई है और उस पर हमने देखा कि सारिफीन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और फिर क्वालिटी भी डिस्कस कर रहे हैं कि महंगी चीनी मिल रही है और जहाँ कहीं सस्ती मिल रही है वहाँ पर सब स्टैंडर्ड चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चीनी महंगी होने पर सारिफीन के तासुरात क्या हैं?
जी, लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटों में जो ख़रीदार मौजूद हैं उनकी जानिब से चीनी की कीमतों में जो अब तवाज़ुन कायम नहीं बाकी रहा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो सस्ती चीनी रेट्स कंट्रोल नहीं किए जा रहे। नबील रज़ा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान इस वक्त कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है रैपिड एंटीजन में। अगर आप डे 1 to 5 कराएं तो आपके टेस्ट की, अगर आप 3 दिन या 4 दिन के वक्फे से कराएं तो वो बात तो आपको समझ आ सकती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसी वक्त वो 2 लैब से कराएं और उनका फर्क आए, तो ये एक तवज्जो तलब इशू है जिसके ऊपर हमने पूरी इंस्ट्रक्शंस हेल्थ केयर कमीशन को दी हुई है। हेल्थ केयर कमीशन पहले तो काफ़ी सीरियसली और स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन क्योंकि प्राइवेट लैब्स के ऊपर हमारा उस तरह से इंतज़ामी कंट्रोल नहीं आता और इसको हैंडल करता है हेल्थ केयर कमीशन। लेटली उनकी रिपोर्ट नहीं मैंने वैसे कोई देखी, लेकिन ये जो शिकायत हैं ये हम उनको फॉरवर्ड करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकायदा टीमें तश्कील दी गई हैं जो उस प्रोसेस। अब एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि इसमें टेक्निकली बाज़ औक़ात जिसको हम क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं, उसमें एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। क्रॉस कंटेमिनेशन ये होती है कि उस लैब में आप 1000 सैंपल देख रहे हैं और वो जो बंदा चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर शौकत इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, उनके हमरा कैप्टन उस्मान भी मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल पर वो इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।